वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जितेंद्र कुमार। वेलकम टू जितेंद्र फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के बारे में प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया गया है और यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत भी हमें 2 चैप्टर का स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाएंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बारे में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं और रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, इन सभी को देखते हैं। और इस रेस्ट चार्ज के कारण जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ या कैपेसिटेंस हुआ, जो जो चीजें उत्पन्न होती है उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। इसी बात को बोला जाए इंग्लिश में तो बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और स्टैटिक चार्ज। आप बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। It also deals with the properties and behavior of static charge. इस static charge का क्या properties है, क्या behavior है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत properties and behavior, properties and behavior। तीसरी बात ये बोला गया it also deals with electric force, electric potential, electric field etc provided by rest charge। इस रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस etc, इन सभी बातों का अध्ययन हमें यूनिट नंबर 1 में करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। इतना बातें क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले तो इस चैप्टर का एक बार हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें एक्चुअली हमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग अध्ययन पूरा कर लेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम के बाद में उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और वहां पे चैप्टर एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला गया इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ elementary particles which is already associated with it, and is responsible for electric force, electric field etc। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बोला गया इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इट। ये जो चार्ज है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बेसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार से मास है उसी प्रकार से एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, और एक ऐसा प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? और बोला गया विच इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इट, जो कि इसके साथ होता ही है, इसके साथ होता ही है। जिस प्रकार से मास होता है उसी प्रकार से चार्ज भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ होता ही होता है। और जो किसके लिए उत्तरदायी है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हो सकता है, रेडिएशन। बातें क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इस दुनिया में जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल्स है, सभी के सभी कैसे से बना हुआ है? एटम से। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हम लोग देख पा रहे हैं, हम हैं, आप है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी चीज आप देख पा रहे हैं सभी के सभी कैसे से बना हुआ है? एटम्स, एटम से। और ये जो एटम्स है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके, अब हम बात करते हैं एटम्स का। तो एटम्स के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट में इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसका हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12 में एटम्स में, तो वहां पे ये भी देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 3 × 10⁻⁶। इसी के आसपास इसका स्पीड होता है। तो काफी ज्यादा स्पीड होता है, लाइट से कम होता है लेकिन काफी ज्यादा स्पीड होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और इसके ऑर्बिट में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखें? ये जो मटेरियल है कैसे से बना हुआ है? एटम से। और ये जो एटम है, ये एटम कैसे से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर आप इसी बात को बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास में एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग क्या करते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जिसके कारण किसी वस्तु को, किसी पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट करते हैं और नहीं तो रिपेल करते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? चार्ज। बातें क्लियर है क्या? आई थिंक यहाँ से पूरी बातें क्लियर है, और ना क्लियर है तो एक बार और देखिए। कोई भी मटेरियल्स कैसे से बना हुआ है? एटम से। और एटम कैसे से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण किसी भी पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट करता है नहीं तो रिपेल करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि इतना बात आपको क्लियर है तो आगे हम लोग ये बात कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग डिनोट कैसे से करते हैं, या फिर इसका मास क्या होता है, या फिर इसका चार्ज क्या होता है। इन सभी बातों को अभी हम लोग एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। इस साइड हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ए इसका है सिंबल, चिन्ह जिसे आप लोग बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। और इस साइड है इसका चार्ज, और इस साइड है इसका मास। और बिहार बोर्ड वाले के लिए ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद होना ही चाहिए।
ताकि बिहार बोर्ड वाले से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से लिखकर भी जवाब पूछ लिए जाते हैं। तो इस बात को याद ही रखेंगे ताकि आगे भी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे बात यदि हमें याद नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं इसी, और इसका जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास का बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बड़े माइनस में है और ये बात कैसे होता है प्लस। मास का बात किया जाए तो 1.6726 और इंटू 10⁻⁻27 केजी। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को अपन लोग n से डिनोट करते हैं, और इसका किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका मेन चार्ज क्या होता है, जीरो। और इसका जो मास है वो होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इस बात को आप लोग याद ही रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए ताकि अपना नोट्स से अच्छा कोई भी नोट्स नहीं होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं। प्लीज बी फास्ट। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ नोट का पॉइंट हम लोग देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड है, बट दे आर अपोजिट इन नेचर। प्रोटॉन का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का कैसा है, नेगेटिव है। देन पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिखेंगे कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन having same magnitude but they having opposite nature। सेकेंड पॉइंट का बात किया जाए, पॉइंट नंबर सेकेंड का, तो सेकेंड में क्या बोलेंगे, सेकेंड में ये बोलेंगे द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो। साफ साफ देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, जीरो है। तीसरी बात हम लोग ये देखेंगे इस टेबल के माध्यम से कि सबसे ज्यादा मास किसका है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद किसका, प्रोटॉन का, उसके बाद किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास में जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास में जो संबंध है, रिलेशन है, वो कुछ ऐसा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे अधिक होगा, उसके बाद प्रोटॉन का मास होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है और सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसके बीच में, इन दोनों को बीच में प्रोटॉन का मास होता है। इतना बात क्लियर है? यदि आपको इतना बात क्लियर है तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज बी फास्ट। ओके डन। और हाँ, नोट्स के लिए इसके जस्ट नीचे लिंक में नंबर दे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ, अभी नहीं दिए गए हैं बट बहुत जल्दी ही दे दिए जाएंगे, बहुत जल्दी। ओके डन। सबसे पहले चार्ज का खोज थेल्स ने किया था, सबसे पहले चार्ज का खोज थेल्स ने किया था, और थेल्स एक मैथमेटिशियन था जो ग्रीक से बिलोंग करता। उसके बाद में ड्यूफेन नामक एक साइंटिस्ट आया। ड्यूफेन भी कई लोग बोल देते हैं, या कई सारे बुक में लिखा रहता है, ड्यूफेन भी आप बोल सकते हैं।
तो ड्यूफे नाम का एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने बोला ये चार्ज दो प्रकार के होता है और अकॉर्डिंग टू ड्यूफे चार्जेस वेयर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स एज फर्स्ट वाइटरस एंड सेकेंड रेजिनस। एक्चुअली ये जो ड्यूफे है, ड्यूफे नीदरलैंड का रहने वाला था बंदा, नीदरलैंड का ये बंदा रहने वाला। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया बेंजामिन फ्रैंकलिन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का अलजेब्रिक साइन दिया और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन again charges were categorized into two parts as first positive charge and second negative charge। इस बात को जरा हम लोग डिटेल्स में फिर से देखते हैं। सबसे पहली बात, चार्ज का खोज किसके द्वारा किया गया था? थेल्स के द्वारा। उसके बाद में ड्यूफे नामक एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने चार्ज को दो प्रकार में डिवाइड किया, पहला वाइटरस और सेकेंड रेजिनस। उसके कुछ समय बाद में यानी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आया जिन्होंने वाइटरस को पॉजिटिव चार्ज बोला और रेजिनस को नेगेटिव चार्ज बोला। एक्चुअली प्रॉब्लम इस प्रकार से था, जो ड्यूफे ने वाइटरस और रेजिनस नाम दिया था, वाइटरस पॉजिटिव नेचर का था और रेजिनस नेगेटिव नेचर का था। और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट है, ये एक मैथमेटिशियन था। ये बंदा बोला कि अब इसी वाइटरस को क्यों ना पॉजिटिव चार्ज बोला जाए और इसी रेजिनस को क्यों ना नेगेटिव चार्ज बोला जाए। तब से आज तक हम लोग यही जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होता है और वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आज से हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में चार्ज मात्र दो प्रकार के ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ओके डन। तो सबसे पहली बात, SI यूनिट्स ऑफ चार्ज। SI यूनिट्स ऑफ चार्ज होता है कूलम, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल C से। CGS यूनिट्स ऑफ चार्ज, CGS यूनिट्स ऑफ चार्ज। और ये क्या होता है? स्टैट कूलम, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। हाँ, स्टैट कूलम कुछ ऐसा ही है। आप कूलम को कैपिटल C डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इसका नेम आप PSQ भी बोल सकते हैं या फिर आप इसी को फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, एक बात यहाँ देखना, ये जो स्टैट कूलम है या ESQ है या फ्रैंकलिन है, अलग अलग बुक को स्टडी करेंगे तो अलग अलग दिया गया है। क्लियर है? ज्यादातर पेज होने वाले या तो स्टैट कूलम नहीं तो ESQ, लेकिन फ्रैंकलिन भी किसी बुक में मिल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। यदि चार्ज का CGS यूनिट का बात किया जाए तो स्टैट कूलम बोले तब या फिर ESQ बोले तब या फिर फ्रैंकलिन बोले तब, तीनों बातें बिल्कुल ही सेम है, इनसे कोई गड़बड़ बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जिस प्रकार से हम लोग बात करें लेंथ का, हम लोग इस बात को ज्यादा समझ लेते हैं ताकि चार्ज के बारे में आज तक हम लोग क्लास 11th में बात की नहीं ना, इसलिए हम लोग थोड़ा क्लास 12th में घबराते हैं क्या बात क्या हो रहा है। इस बात को जरा समझिए। जिस प्रकार से लंबाई का बात किया जाए, लंबाई तो सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग ना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशंस, वहीं पे बता दिया जाता है। तो लंबाई का हम लोग जानते हैं कि SI यूनिट क्या होता है? मीटर। CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। बट उसके अलावा भी तो उसके यूनिट होते हैं, लाइक किलोमीटर हो गए, मिलीमीटर हो गए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से चार्ज का SI यूनिट तो हम लोग जान गए कि कूलम होता है, CGS यूनिट भी जान गए क्या? स्टैट कूलम या ESQ या फिर आप बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। बट इसके अलावा भी कुछ होता है दूसरा यूनिट, और उस दूसरा यूनिट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। और इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज। और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। देन आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है AT
या IT, बिहार बोर्ड में तो इसे भी पूछ लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का। बात समझ रही है? तो थोड़ा सा इन सभी बातों को ना DBI करके लिख लेना, कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है छोटी छोटी बात, लेकिन जब बोर्ड पूछ देता है ना तो हमारे लिए थोड़ा सा काफी एकाग्रता की जरूरत होता है कि इस बात को हम याद ही रखें, ताकि पता ना हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, है कि नहीं। एक भी नंबर छूट जाए तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरी फील होता है, इसलिए इसको हम लोग अभी से ही देखते रहे। ओके देन, यदि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट। ओके देन, सभी लोग ले लिए होंगे, आई थिंक सो। देन थोड़ा सा हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन का, और यूनिट कन्वर्जन से हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं, एक तरफ बात करते हैं इन SI यूनिट्स, और एक तरफ हम लोग बात करते हैं इन CGS यूनिट्स। एक तरफ SI यूनिट्स का बात होगा और दूसरी तरफ CGS यूनिट्स का बात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, SI यूनिट्स मतलब क्या है, कूलम। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। पढ़े हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन का आया था इसका मान कितना होता है, तो -4.8 इंटू 10⁻⁻। अच्छा सीजीएस क्या होता है, या तो स्टैट कोडान लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को आप ESU लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को आप फ्रैंकलिन लिख सकते हैं। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अच्छा जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, जिस बात को हम लोग जानते हैं ना, उस बात से यदि किसी बात को समझने का प्रयास करें तो थोड़ा आसान हो जाता है, बेटर हो जाता है कि नहीं। अपने ही जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि लेंथ का बात किया जाए तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यदि ऐसा यूनिट में देखा जाए तो इतना है, और सी इस यूनिट में देखा जाए तो कितना है। इस प्रकार से 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक उसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसके बराबर है, तो -4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम बोले तब या ESU बोले तब। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। इतना बात आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से इसी बात को थोड़ा आगे प्रोसीड करना चाहिए तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, एक दूसरे को मार डालेंगे और क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये क्या है, स्टैट कूलम। क्या डालेंगे आप लोग, स्टैट कूलम। अच्छा आप स्टैट कूलम लिखिए या ESU लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फ्रैंकलिन, इस बात को जरा सा ध्यान रखेंगे ताकि इसके एप्लीकेशन हम आगे करने वाले हैं तो दिक्कत ना हो, इस बात के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा इस बात को यदि चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाए तो आप देख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 और ये 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस के 19 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻9 और इतना क्या है भाई साहब, तो स्टैट कूलम, इतना स्टैट कूलम। तो आज हम लोग याद ही रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि 1 कूलम में 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम होता है या फ्रैंकलिन होता है या ESU होता है। क्यों याद रखेंगे, ताकि ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, डायरेक्ट पूछे जाता है, डायरेक्ट। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार इस क्वेश्चन को रेज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या आ चुका है कि 1 कूलम में ना 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। ये बात हम लोग अब जान चुके हैं। अब आपसे यहाँ से एक पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि एक स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है। कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिखना है 1/3 और 10⁻9 और इतना क्या कूलम। आप चाहे तो इसी बात को थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3, इसको ऊपर ले जाए तो 10⁻⁻9 कूलम। अब आपको ये बात याद रखना है, डायरेक्ट इस बात को आप याद रखें तो भी सही है, या फिर यदि ऐसा कुछ याद है तो ये भी सही है। हालांकि इसमें याद करने वाली मुझे दो ही बात लग रही है कि चार्ज का
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसका मान होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10। यदि आपको दो बात याद है तो आई थिंक ये सारी बातों को आप डेरिवेशन यानी कि इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। नहीं और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लास्ट का जो बात है उसे याद रखेंगे। ऐसे भी एग्जाम में आपके पास टाइम कम होंगे तो आई सजेस्ट कि आप लास्ट वाले पॉइंट को याद रखें तो ज्यादा बेस्ट है, ताकि ये डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको प्रीवियस ईयर्स देखेंगे बुआ मिल जाएगा। और ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बात आपसे पूछा है। थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं। एक और भी इसका यूनिट होता है जी, एक तो हम लोग पढ़े एसआई यूनिट, एक पढ़े सीजीएस यूनिट, और चार्ज का एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, तो एक ईएमयू में इसको याद रखेंगे, एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएससी होता है। आप ईएससी बोले तब या स्टैट को नाम बोले तब कोई दिक्कत परेशानी की बात है। सबसे पहले तो आप लोग इसे ही याद रखेंगे कि एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएससी होता है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करना चाहें तो ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है, एक ईएमयू इज इक्वल टू 3 × 10⁻9। अच्छा, ईएसयू × 10। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए भाई साहब, बात यही है, बस इस बात को थोड़ा तोड़ कर लिख दिया गया है ताकि आप गुना करेंगे तो फिर से ये बातें सेम हो जाएगा जो ऊपर आपको दिख रहा है। डन? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया जाए तो इसी बात को लिख सकते हैं, एक ईएमयू बराबर, यहां देखेंगे 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब इज इक्वल टू क्या है 1 कूलम्ब। अच्छा, ये स्टैट कूलम्ब भी हो सकता है या ईएसयू भी हो सकता है, इस बात से सहमत है? ताकि जब आपको सीजीएस यूनिट्स ऑफ चार्ज बताया गया था तो वहां बोल दिया गया था कि आप सीजीएस यूनिट्स स्टैट कूलम्ब लिखे तब या ईएसयू लिखे तब, फ्रैंकलिन लिखे तब, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आप यहां से सिंपली ये बोल सकते हैं कि 3 × 10⁻9 ईएसयू किसके बराबर है भाई साहब 1 कूलम्ब है। और ये बात मैं कहां से लिख रहा हूं, यहां से। डन? और इनटू क्या बचेगा 10, तो क्या लिखेंगे 10। आप यहां से सिंपली एक बात और लिख सकते हैं कि एक ईएमयू में कितना कूलम्ब होता है भाई साहब 10 कूलम्ब। इसको याद ही रखेंगे, एकदम रट्टा रे हुआ रट्टा। बोर्ड एग्जाम में ये सब बात डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इससे 1 सेकंड भी लेने नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट टिक आउट करो और आगे करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इतना बातें क्लियर है क्या? यदि आपको इतना बात क्लियर है तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वही बात जैसे चार्ज का प्रॉपर्टीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टीज चार्जेस आर कंजर्व्ड और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चौथा प्रॉपर्टीज चार्जेस आर इनवेरिएंट अंडर मोशन। पांचवा प्रॉपर्टीज तो बोल सकते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ऐसे ऐसे 5 प्रॉपर्टीज है और इन सभी 5 प्रॉपर्टीज का स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, आज के लिए।